इतिहास में कई शातिर अपराधी हुए हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो भुलाए नहीं भूलते। उन्हीं में से एक है चार्ल्स शोबराज। आज हम इसी शख्स की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसा नाम जो दशकों तक डर और धोखे का दूसरा नाम बना रहा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर एक अकेला आदमी कैसे पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में दहशत फैला सकता था। और सबसे बड़ी बात, वो लगभग बच ही निकला था। ये कहानी सिर्फ क्राइम की नहीं, बल्कि एक शातिर दिमाग और कानून के बीच की लंबी लुका छिपी की है। चलिए एक नजर डालते हैं शोबराज के पूरे क्रिमिनल करियर पर। देखिए, ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है, 6 दशक। 60 के दशक में शुरू हुआ छोटे मोटे अपराधों से 1975 आते आते वो एक बेरहम कातिल बन गया, और फिर कहानी का अंत होता है 2022 में उसकी एक चौंकाने वाली रिहाई के साथ। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, शोबराज हमेशा से कोई बड़ा किलर नहीं था। शुरुआत हुई थी छोटी मोटी चोरियों से, लेकिन बहुत जल्द उसने अपना शिकार पहचान लिया। वो थे हिप्पी ट्रेल पर निकले टूरिस्ट्स, मतलब पश्चिमी देशों के वो युवा जो एशिया घूमने आए थे, और शोबराज के लिए ये आसान टारगेट थे। अगर उसके शुरुआती सालों को देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। वो सिर्फ चोरी या फ्रॉड नहीं कर रहा था, नहीं, वो बार बार सिस्टम को चैलेंज कर रहा था और जीत भी रहा था। सोचिए, बीमारी का नाटक करके जेल से भाग जाना, चोरी के पासपोर्ट पर एक देश से दूसरे देश घूमना, ये सब उसके लिए जैसे खेल बन गया था। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से सब कुछ बदल गया। हम बात कर रहे हैं साल 1975 की। ये वो साल था जब चार्ल्स शोबराज एक चोर से एक खूंखार सीरियल किलर बन गया। जगह थी थाईलैंड, खूबसूरत बीच, समंदर, लेकिन 1975 में यही खूबसूरती एक खौफनाक मंजर का गवाह बनी। शोबराज ने यहीं पर उन टूरिस्ट्स को अपना निशाना बनाया जो हिप्पी ट्रेल पर एडवेंचर के लिए निकले थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी मुलाकात एक शिकारी से होने वाली है। पहला शिकार, टेरेसा नॉल्टन, एक अमेरिकी टूरिस्ट। उसे ड्रग्स दिए गए और फिर समंदर में डुबो दिया गया। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये उस बेरहम तरीके की शुरुआत थी जिससे शोबराज आगे कई बार दोहराने वाला था। और ये सिलसिला रुका नहीं। कुछ ही हफ्तों में विताली हाकिम और उसकी गर्लफ्रेंड चार्मेन केरियो भी मारे गए, और इस बार तरीका और भी ज्यादा क्रूर था। सबूत मिटाने के लिए उनकी बॉडी को जला दिया गया। इसके बाद टारगेट बना एक डच कपल, और यहीं पर शोबराज का असली मकसद और भी साफ हो जाता है। उसने उन्हें सिर्फ मारा नहीं, बल्कि उनके पासपोर्ट्स चुरा लिए। क्यों? ताकि वो उनकी आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकें और आराम से घूमता रहे। 1975 खत्म होते होते शोबराज नेपाल पहुंच गया, और वहां 2 और हत्याएं हुईं, कोनिजो ब्रोंजिच और लॉरेंट कैरियर की। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि यही 2 मर्डर्स कई दशकों बाद शोबराज के पतन की वजह बनेंगे। तो 1975 के बाद कहानी का रुख भारत की तरफ मुड़ता है। यहां शोबराज से एक बड़ी गलती होती है और वो पकड़ में आ जाता है। लेकिन अगर कोई सोच रहा था कि ये कहानी का अंत है, तो वो गलत था। जेल उसके लिए सजा नहीं, बल्कि एक नया अड्डा बनने वाली थी। ये नंबर देखिए, 60। ये वो संख्या है जितने फ्रेंच स्टूडेंट्स को उसने 1976 में नई दिल्ली में जहर देकर लूटने की कोशिश की थी। 60। लेकिन इस बार उसका प्लान फेल हो गया, और वो पहली बार एक बड़े क्राइम के लिए सलाखों के पीछे पहुंच गया। लेकिन तिहाड़ जेल उसके लिए किसी जेल जैसा था ही नहीं। वो उसका अपना साम्राज्य था। उसने रिश्वत और अपनी चालाकी के दम पर गार्ड्स से लेकर अधिकारियों तक को कंट्रोल कर लिया था, और जेल के अंदर वो एक राजा की तरह जी रहा था। ऐशो आराम की हर चीज उसके पास थी। अब यहां कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। जब शोबराज को लगा कि उसकी सजा पूरी होने वाली है और उसे थाईलैंड भेजा जा सकता है, जहां उस पर हत्या के मुकदमे थे, तो उसने कुछ ऐसा किया जो सीधा किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। उसका प्लान देखिए, कितना सिंपल और कितना दुस्साहसी। एक पार्टी रखी गार्ड्स और बाकी कैदियों के लिए, सबको मिठाई और ड्रिंक सर्व की जिसमें नींद की गोलियां मिली हुई थीं, और जब सबके सब बेहोश हो गए तो वो आराम से भेष बदलकर मेन गेट से बाहर निकल गया, जस्ट लाइक दैट। लेकिन कहते हैं ना, घमंड इंसान को ले डूबता है। भागने के कुछ ही हफ्ते बाद वो गोवा में एक रेस्टोरेंट में बड़े आराम से पार्टी करते हुए पकड़ा गया, और इस एक गलती ने, इस फरारी ने उसकी सजा 10 साल और बढ़ा दी। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। भारत में अपनी सजा काटने के बाद शोबराज आजाद हो जाता है।
लेकिन फिर वो एक ऐसी गलती करता है, एक ऐसा कदम उठाता है जो आज तक किसी की समझ में नहीं आया। तो साल था 1997। शोभराज 21 साल बाद जेल से बाहर आया और उस वक्त ऐसा लगा कि वो जीत गया। थाईलैंड के मर्डर वारंट्स एक्सपायर हो चुके थे, मतलब वो टेक्निकली एक आज़ाद आदमी था और वो फ्रांस लौट भी गया। और यहीं पे वो सवाल आता है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। तो फिर वो 2003 में नेपाल वापस क्यों गया? सोचिए, दुनिया में एकमात्र देश जहां उसे हत्या के लिए जेल हो सकती थी, वो वहीं चला गया। ये क्या था, घमंड या कुछ और? खैर, वजह जो भी रही हो, उसका ये फैसला उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। काठमांडू के एक कसीनो में एक जर्नलिस्ट की नज़र उस पर पड़ी। उसने उसे पहचान लिया और बस, जिन मर्डर्स को वो 28 साल पीछे छोड़ आया था, वही उसकी आज़ादी के अंत का कारण बने। इस बार भागने का कोई रास्ता नहीं था। नेपाल की कोर्ट ने उसे 1975 वाले दोनों मर्डर्स के लिए दोषी पाया। सजा हुई आजीवन कारावास। आखिरकार लगभग 30 साल बाद उन दो विक्टिम्स को न्याय मिला। लेकिन कहानी में एक आखिरी मोड़ अभी बाकी था। दिसंबर 2022 में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने उसकी ज़्यादा उम्र और ख़राब सेहत का हवाला देते हुए उसे रिहा कर दिया। 78 साल की उम्र में शोभराज को वापस फ्रांस डिपोर्ट कर दिया गया। तो आखिर में अगर उसके पूरे करियर को देखें तो ये आंकड़े सामने आते हैं। 12 से ज़्यादा कन्फर्म्ड मर्डर्स, 50 से ज़्यादा पॉइजनिंग के मामले और धोखाधड़ी तो अनगिनत। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये उन लोगों की बर्बाद जिंदगियों की कहानी है जो उसके रास्ते में आए। और यहीं पर हम आज की ये कहानी खत्म करते हैं, एक बड़े सवाल के साथ। दशकों के अपराध, इतनी हत्याएं, इतना धोखा, इन सब के बाद चार्ल्स शोभराज आज 78 साल की उम्र में फ्रांस में एक आज़ाद आदमी हैं। तो सवाल ये है कि क्या सच में न्याय हुआ?